हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 822HX और इस सेट का आज दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुल 20 प्रश्नों को हल किया है जो कि इसके वैकल्पिक प्रश्न हैं और आज इसके आगे के प्रश्न लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि सवाल नंबर 21 से आगे लगाएंगे। हमने 20 तक के सवाल पहले पार्ट में हल किए हैं। तो इसका सबसे पहला सवाल है, दिया गया है कि HCF 99 और 153 का 9 है, तो LCM 99 और 153 का कितना होगा। ये है 21वें का पहला। तो सवाल में दिया हुआ है LCM 99 और 153, इसका यहाँ पे HCF दिया हुआ है, HCF 9 है, तो इसका LCM निकालना है। तो फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल दोनों नंबर का मल्टीपल। HCF मालूम है तो LCM जो होगा वो हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके HCF से भाग देना है, यानी 99 गुणे 153 और HCF का मान है 9। 9 से 99 को कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा और यहाँ पे 153 गुणा करेंगे। 11 का गुणा 3 में 35 और 11 का 5 में 55 और 3 58। 11 का 1 में गुणा 11 और 5 16, तो इसका एलसीएम बनेगा 1683। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ये है 21वें का पहला। उसके बाद सवाल आता है 21वें का दूसरा। ये सवाल है, सवाल में दिया गया है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल है cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। टू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल में है cos थीटा। तो एक सूत्र होता है cos 2 थीटा का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाला जो सूत्र या सर्वसंज्ञा कह सकते हैं, ये इसके जैसा मैचिंग कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 है, इसके जैसा। तो ये सूत्र में बन जाएगा cos 2 गुणे 45, क्योंकि सूत्र में क्या था, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा cos 45 डिग्री और ये हो गया 45 का 2 में गुणा 90। यहाँ पे 45 में, यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी है थीटा। तो दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, जो कि इस सवाल का जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 21वें का तीसरा। सवाल में दिया है बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी है 10 मात्रक, तो y का मान बताओ। तो सवाल में दिया है 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हमें भुज और कोट के डिफरेंस का वर्ग करना होता है। तो 4 के साथ 12 घटा देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा, और y के साथ 3 को घटा के इसका वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है दूरी 10 मात्रक। तो 4 में से 12 घटाएंगे, ऋण 8 और उसका वर्ग हो जाएगा फिर से 64, और ये हो जाएगा y ऋण 3 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो करड़ी नहीं लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 100, या y ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा। 100 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 36। तो y ऋण 3 का मान आएगा धन और ऋण 6।
क्योंकि वर्गमूल धन और ऋण दोनों में होता है। तो y का मान एक हो सकता है 6 + 3 या y की वैल्यू -6 + 3, यानी y की वैल्यू आएगी 9 या y की वैल्यू आएगी -3। ये हो जाएगा सवाल नंबर 21 के तीसरे खंड का जवाब। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 21 का चौथा खंड। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और ऋण 3, 4 से समान दूरी पर है, तो x और y में संबंध बताओ। सवाल में दिया कि बिंदु जो है x, y 3, 6 और ऋण 3, 4 से समान दूरी पर है, तो लिखेंगे x, y और जो इसके साथ दूसरा बिंदु है 3, 6 के बीच की दूरी, ये बराबर है x, y और ऋण 3, 4 के बीच की दूरी। तो x, y की 3, 6 से जो दूरी होगी वो निकालने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें x में से 3 को घटा देना है और इसका वर्ग हो जाएगा, और y में से 6 को घटा के इसका वर्ग करना है, बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x धन 3 का वर्ग हो जाएगा और y ऋण 4 का वर्ग होगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, करड़ी नहीं लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये x² धन 9 ऋण 6x, ये होगा y² धन 36 ऋण 12y, इस तरफ होगा x² धन 9 धन 6x, y² धन 16 ऋण 8x, ये पूरा का पूरा बनेगा। अब x² धन 9 दोनों तरफ कट जाएगा और y² कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 6x + 36 - 12y इक्वल में हो जाएगा 6x + 16 - 8x। या फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और y सब एक साथ लिखोगे, जैसे यहाँ पे 6x और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 12x, और यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, ये है 8y, यहाँ भी रहेगा ये 8y। उसके बाद यहाँ पे माइनस में 8y और इस साइड है -12, तो दूसरे साइड ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, सॉरी अभी तो माइनस में 4y है, और ये 16 भी साइड आएगा, तो 36 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 20 बराबर 0, या ऋण 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा x + 3y और -5 = 0। ये है x और y के बीच का रिलेशन। आप इसको लगा सकते हैं, पूरा का पूरा ये सवाल है। और उसके बाद हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं, इसका ये दूसरी तरफ लगाएंगे इसको हम। सवाल नंबर 21 का 5वां खंड। सवाल में दिया एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन निकालो। ये है सवाल नंबर 21 और 21 का है ये 5वां खंड। सवाल में दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सवाल में निकालना शंकु का आयतन।
सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या 1/3 पाई आर की वैल्यू 3.5 इसका वर्ग और एच की वैल्यू 12। तो 3 से 12 को काट देंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, और इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 12.25। गुणा कराएंगे 4 का 5 से, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9 और ये 4, यानी ये हो जाएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, तो 7 से 49 को काटेंगे तो आएगा 7 × 22 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। जो आयतन बनेगा वो बनेगा 154 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उसके बाद अगला सवाल है इसमें 21वें का 6वां खंड। कहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करो। तो लिख देते हैं इसको, सवाल नंबर 21 और इसका ये है 6वां खंड। निकालना है इसमें माध्य। तो एक में दिया है वर्ग अंतराल, और एक में दिया है बारंबारता। ये दो चीज दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 3, 10, 11, 9 और 7। तो बारंबारताओं का जोड़ कितना आएगा? 11 और 9 20, 20 10 30, 3 35 7 40, 7 9 16 इधर से भी जोड़ सकते, 16 10 26, 1 27, 10 37, 3 40। और उसके बाद अगले लाइन में हमें चाहिए यक्स। यक्स क्या होता है? इनका औसत या वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 का आधा 5 होगा। अगले में 15 आएगा, आप चाहे जोड़ के चेक कर सकते, 20 10 30 का आधा 15। फिर यहाँ पे 25 आएगा, 35 आएगा और ये 45 आएगा। अगले वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, यानी इनका गुणा 3 का 5 में गुणा 15, 15 का 10 में गुणा 150, और 11 का 5 में 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275। 9 का 5 के 35 के साथ 9 पचे 45, 9 3 27 और 4 31, 315। 7 का 45 में 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे जिसे हम कहेंगे सिग्मा ऑफ एफ एक्स। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, और फिर 1 1 2, 2 7 9, 9 5 14, 14 15 और 2 हासिल 17, 3 3 6, 2 8 1 9 1 10। ये हो गया 1070। तो यहाँ पे जो माध्य होगा, माध्य का सूत्र होगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स बाई सिग्मा ऑफ एफ। तो ये हो गया 1070 बटे में 40, 1 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा 160 बटे 4। भाग करेंगे 4 दूनी 8, 27 हो जाएगा, 4 6 24, 3 बचेगा, और दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20। यानी इसका जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा 26.75, और यही है इस सवाल का जवाब। उसके बाद हम आपको इसका अगला सवाल दिखाते हैं। सवाल नंबर 22 का पहला। एक सवाल दिया हुआ है, x² + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांचो। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया है वो है x² और 7x बाद में है, तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। ये px है। शून्यांक या शून्यक जब हमें निकालना होगा तो उसके लिए बहुपद की कुल वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² + 7x + 12 = 0। इसका फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -4 और x की वैल्यू आएगी -3। ये दो हो गए इसके शून्यक।
अब लिखेंगे शून्यकों का योग एक है -4 और एक है -3, जोड़ेंगे तो आएगा -7। अगला लिखेंगे सूत्र से शून्यकों का योग। तो जो सूत्र है वो ये है, माइनस में x का गुणांक बटे में होता है x² का गुणांक बराबर ऋण x का गुणांक है 7 और x² का गुणांक है 1, यानी आएगा ऋण 7। तो ये देखो दोनों वैल्यू बराबर हुआ। अगले बार में हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो होगा ऋण 4 गुणे ऋण 3 बराबर आएगा 12। अब सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से जब आप निकालोगे तो होता है अचर पद यानी बिना x वाला बटे में x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें बिना x वाला वो है 12 और x² का गुणांक है 1, यानी 12। अब यहाँ पे लिखेंगे आता है इसके शून्य ऋण 4 का ऋण 3 है और शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है बिल्कुल सत्य है। ये है सवाल नंबर 22 का पहला खंड। उसके बाद दिखाते हैं सवाल नंबर 22 के दूसरे खंड का सलूशन। सवाल नंबर है 22, इसका दूसरा खंड। 22वां सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तब संख्याएं बताओ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना संख्याएं x, y हैं, ऐसा हमने मान लिया, जहाँ पे x बड़ी है और y छोटी है, ऐसा हमने मान लिया। तो सवाल में दिया इनके वर्गों का अंतर 180 है। तो प्रथम शर्त जो दिया हुआ है कंडीशन 1, वो दिया हुआ है कि इनके वर्गों का अंतर है 180। तो चूंकि x बड़ा तो उसके वर्ग के अंतर में से घटाएंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 1। कंडीशन नंबर जो 2 दिया है वो दिया है कि यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या यानी y का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी y² की जगह पे हम लिखेंगे 8x। ये है समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में y² बराबर 8x रखने पर तो हो जाएगा ये x² ऋण 8x बराबर 180, या x² ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं खोजना है जिसका गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर 8 आए। यहाँ पे तो ऐसी दो संख्याएं हैं, यहाँ पे एक 18 और एक 10। 18 का 10 में गुणा करेंगे 180 और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ऋण 18x धन 8x ऋण 180 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 18 और x का मान आएगा यहाँ पे 1 मिनट सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही गड़बड़ हो जाएगी। x का मान x ऋण 18 धन 8 का मान x ऋण यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे 18 और 10 रहेगा, यहाँ पे आएगा 10, कामन ले लेंगे तो 10, तो x ऋण 18 आएगा बराबर 0, यानी x की वैल्यू बनेगी ऋण 10 जो कि हो जाएगा अमान्य, क्योंकि नेगेटिव में नंबर नहीं आएगा, और x की वैल्यू होगी 18।
तो यहाँ पे सवाल में कहा दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसलिए संख्याएं 18, एक संख्या हो गया 18 और 18 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 144 और 144 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का मान, तो वाई का मान आएगा 12। यानी एक संख्या है 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी 12। अब चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। तो 18 का वर्ग 324 और 12 का वर्ग 144। आप घटाओगे यहाँ पे 324 में से 144 तो 180 आएगा। और ये दूसरा केस आप चेक कर सकते हो। तो यह है सवाल नंबर 22 के दूसरे खंड का जवाब। और उसके बाद हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 का तीसरा खंड। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी जोड़ने पर 180 अंश आता है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। एक कोई बाह्य बिंदु से हम स्पर्शी खींच लेंगे। मान लो ये पॉइंट है P और ये Q है, ये R है और ये इसका सेंटर O है। यहाँ से स्पर्शी खींची गई है। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O का मान है 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो चीज़ दिया है उसको तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है कि PQ कामा PR स्पर्शियाँ हैं और O वृत्त का केंद्र है। ये चीज़ दिया है। हेडिंग लिखेंगे उत्पत्ति। आप चाहे तो इसको रीअरेंज कर सकते हो, पहले दिया है उसके बाद सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि कोण OQP या PQO ये 90 अंश का है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शी आपस में लंबवत होते हैं। और साथ में लिखेंगे कोण PRO बराबर 90 अंश, ये भी स्पर्शी है। अब लिखेंगे चतुर्भुज भुज नाम इससे देते हैं PQOR में कोण P प्लस कोण PQO प्लस कोण O प्लस कोण PRO बराबर 360 है। चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ के 360 होंगे। तो कोण P प्लस कोण O, PQO का मान है 90 अंश और दूसरे का मान भी है 90 अंश बराबर 360 डिग्री। यानी कोण P प्लस कोण O बराबर आएगा 180 डिग्री। 90 90 180, 360 में से घटा के 180 आएगा। लिखेंगे इसलिए कोण P कामा कोण O संपूरक है। दोनों एक दूसरे के संपूरक है, क्योंकि दोनों का टोटल योगफल 180 अंश आ रहा है। यह है सवाल नंबर 22 के तीसरे खंड का जवाब। उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22 का चौथा खंड। सवाल में दिया हुआ है कि एक चित्र बनाया गया है जिसमें OA बटे OB बराबर है OC बटे OD। तो दिखाना है कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। दिया हुआ इसमें OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अब जो चित्र बना पहले हम चित्र यहाँ बना लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे एक AB है और एक CD। जरूरी नहीं है कि ये लाइन सीधी ही हो, क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात दिया वो OA बटे OB
और OC बटे में नहीं, OC इंटू OD, ये चीज़ दिया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, ये चीज़ दिया है, और अगला लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में जो वो सिद्ध करना है कि कोण A कोण C के बराबर है, कामा सिद्ध करना है कि कोण B कोण D के बराबर है। अगले वाले लाइन में लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में यही चीज़ जो दिया है वो लिखेंगे कि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD। तो हम यहाँ पे इसको चाहे तो OA बटे OC लिख लें या OA बटे OD, जो अच्छा लगे। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं OA बटे OC बराबर OD बटे OB, ये चीज़। तो अब देखो OA ये वाली जो भुजा है ये कोण D के सामने की भुजा है, तो यहाँ हो जाएगा D, ये कोण D। और जो OC है ये है कोण B के सामने की भुजा, यानी यहाँ से कोण D बराबर हो जाएगा OA D के सामने और OC B के सामने। या लिख सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण D। यहाँ पे लिखेंगे समरूपता के नियम से। यहाँ पे समरूपता का नियम क्यों लगा दिए? क्योंकि समरूपता का नियम क्या है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, जिससे संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि खंडों का अनुपात जैसा चीज आ गया तो OA के सामने का कोण और OC के सामने का कोण आपस में बराबर होंगे। सेम इस यहाँ पे जो OD दिया हुआ है, OD के सामने का जो कोण बनेगा वो कोण A, और OB के सामने का कोण C ये भी बराबर होगा। यहाँ भी इसके सामने आप लिखोगे समरूपता के नियम से। बस इतना ही लिखना है कि A को C के बराबर दिखाना है और D को B के बराबर दिखाना है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 22 का 5वां खंड। दिया है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा और नहीं होगा। ये है सवाल नंबर 22, इसका 5वां खंड। तो यहाँ पे कुल पत्ते जो दिए हैं वो है 52, और उसके बाद बादशाह के कुल कितने पत्ते होते हैं? 4। इसके जो पत्ते होते हैं ये होते हैं 4। तो पहला सवाल, बादशाह होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 4/52 यानी 1/13। अगला लिखेंगे B, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, ये होगा 1-1/13 बराबर होगा 12/13। क्योंकि प्रायिकता का सवाल में अगर आपको होने की प्रायिकता मालूम है और नहीं होने की निकालनी है, एक में से हम उसको घटा देते हैं। ये है सवाल नंबर 22 के 5वें खंड का जवाब। उसके बाद अगला जो सवाल है ये है सवाल नंबर 22 का 6वां खंड। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। एक में दिया है वर्ग अंतराल और एक में दिया हुआ है बारंबारता, तो इसको लिख डालते हैं। सवाल नंबर 22 का 6वां खंड। एक में दिया है वर्ग अंतराल और एक में दिया है बारंबारता। माध्यक निकालने के लिए एक कॉलम और बढ़ाना पड़ता है, जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल है 0 से 10 की 60 तक गया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और बारंबारता दिया हुआ 5, 8,
20, 15, 7 और 5। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहली बारंबारता हम ऊपर लिखेंगे, फिर 5 के साथ 8 जोड़ेंगे, 8, 5, 13, 13 के साथ 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 के साथ 15 जोड़ेंगे तो 48, 48 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 55 और 55 में 5 जोड़ देंगे तो 60। ये हो जाएगी संचयी बारंबारता। तो जो सबसे नीचे आया है इसको हम कहते हैं n। तो यहाँ n की वैल्यू है 60 और हमें चाहिए n/2 यानी 60/2 यानी 30। ये हो जाएगा। अब जैसे ही हमें ये चीज़ मिल गया तो हमें ऊपर से देखना है कि 30 कहाँ है। तो 30 इस कॉलम में है और जिसमें 30 होगा उसको हम नाम देंगे CF का। तो यहाँ पे CF की वैल्यू हो गई 33। इसके ठीक सामने यहाँ पे जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो है 20, और इसके ठीक सामने की जो लोअर लिमिट है वो हमें लेनी है जो कि है 20। सर यहाँ पे हायर लिमिट लेनी रहती है, उसको हम कैपिटल से दिखाते हैं 30, और उसी के सामने का वर्ग अंतराल लेना है जो कि 10। इतना सारा चीज़ आपको चाहिए। जैसे ये मिल गया तो तुरंत CF, F, L और H ये सब एक सीध में होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्यक, तो सूत्र होगा L माइनस CF माइनस n/2 बटे F इंटू H, ये सूत्र होगा। तो L का मान है 30 ऋण, CF का मान है 33, n/2 का मान है 30 बटे में फ्रीक्वेंसी 20 इंटू H का मान 10। तो ये हो जाएगा 30 ऋण 33 माइनस 30 यानी 3/20 गुणे 10। तो हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी 3/2 यानी 1.5। तो 30 ऋण 1.5, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 28.5, जो कि हो जाएगी इसकी माध्यक। ये है सवाल नंबर 22 का 6वां खंड। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपके समझ में आ गया होगा। आगे के जो कुछ सवाल बचे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल नंबर 23, 24 और 25, जिसमें से सब में 2-2 सवाल है और हर एक सवाल 6 नंबर का है। तो ये सवाल हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।